हर पाकिस्तानी का नाज़रीन यही मसला है कि वो डिप्रेशन का शिकार है और उसे यकीनी तौर पे किसी ख़ास वजह की ज़रूरत नहीं है। जो ओवरऑल माहौल बना हुआ है, चाहे वो सियासी हालात हों, चाहे वो माशी हालात हों, चाहे वो ज़िम्मेदारियाँ हों, महंगाई का रोना हो, बिजली के बिलों का रोना हो, मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इशाल, जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी किसी न किसी परेशान है, शिकार है। और अब तो डिप्रेशन बिला का तफरीक, पहले ये था कि जो अपर क्लास थी, जो लीड क्लास थी, उनके मसाइल ये समझते थे लोअर क्लास वाले के शायद कम होंगे, लेकिन अभी बिला तफरीक सभी को एक जैसे कमोबेश चैलेंजेस का सामना है, तो सभी अपना अपना रोना रहा है। लेकिन असल सवाल ये कि इन चैलेंजेस के बावजूद आपने डिप्रेशन में नहीं जाना और पॉजिटिव कैसे रहना है, ये सबसे बड़ा। हम लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी वजह को लेकर हम बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। हमने देखा कि गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। उनके माइंड में ऐसी कौन सी थॉट्स चलती हैं जिसके बायस वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, या फिर हमने देखा कि मर्डर करने की तरफ चले जाते हैं। ये कौन सी वजह हैं जो इतनी पावरफुल साबित होती हैं, हमारे माइंड को इस तरह से ग्रिप करती हैं कि हम उसके बाद जो है वो ज़िंदगी की तरफ नॉर्मल हो ही नहीं पाते हैं या नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो इसके ऊपर बात करें। बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। ये जो मसला है मजमूई तौर पे, वैसे तो एक जो लहर आई थी कोविड की, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में ही डिप्रेशन का शिकार हुए, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने आसपास के उन नेमतों की जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो आपको लगता है कि किसी हद तक हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? और सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है कि हमारे पास बहुत कुछ है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरह काम करता है कि हम डाटा बाहर से लेते हैं और उस डाटा को हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके फिर अपना वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, अपना एक नज़रिया बनाते हैं। हमारे अजाबों में से जो एक बहुत बड़ा अजाब है, वो इंफॉर्मेशन का तूफान है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और उसमें आप बुरा मत मनाइएगा, जो हमारा मीडिया है, सारे आप लोग भी, और सोशल मीडिया, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे पास रोजाना ऐसी, हर पाकिस्तानी के पास रोजाना ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन का मुझे कोई फायदा नहीं है। फलां जगह पर 6 बंदों ने खुदकुशी कर ली, फलां जगह के ऊपर किसी बंदे ने इस तरह करके डाका मर दिया। कुछ ऐसी खबरें मुझे मिलती रहती हैं जो मुझे, एक्चुअली मेरा इशू नहीं है डायरेक्टली, मेरे रोजमर्रा जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फलां ने ये ट्वीट कर दी, फलां ने ये बयान दे दिया, फलां ने कहा फलां को जेल में रखना है, फलां ने कहा नहीं फलां को जेल से निकालना है, फलां लोगों ने इस तरह की जो बातें हैं जिनका मेरी जिंदगी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, वो जबरदस्ती मेरे ऊपर रोजाना ठोसी जाती हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली एक नेगेटिविटी दिमाग में आना शुरू हो जाती है। तो इनफरादी लेवल पर, या तो बंदा इनफरादी लेवल पर इतना मजबूत हो कि उसका फिल्टर इतना स्ट्रांग हो माइंड का कि किस चीज को अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना। लेकिन चूंकि तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, तो अमूमी तौर पर हम सब माहौल के बंदे होते हैं। जैसा माहौल हमारे इर्द गिर्द क्रिएट कर दिया जाएगा, उस तरीके के हम बनना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इनफरादी तौर पर अपने दिमाग को इतना मजबूत कैसे किया जाए कि हमारा दिमाग इस नेगेटिविटी को फिल्टर करते हुए चीजें हम तक पहुंचाए और हम पॉजिटिव रह सकें? इसके लिए बेटा बहुत जरूरी है कि हम सब ने डॉक्यूमेंट किया हो मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसको रोजाना के हिसाब से किया जाए, हफ्ते के हिसाब से किया जाए और पूरी जिंदगी के हिसाब से किया जाए। मैं क्यों जिंदा हूं, मेरी जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरी जिंदगी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगी कि मेरी जिंदगी का ये ऑब्जेक्टिव है, और वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया हो, तो मैं फोकस ही अपने ऑब्जेक्टिव पे रहूंगा। आज शाम तक मैंने ये वाले काम करने हैं, और अगर वो शाम तक वो वाले मैं काम कर रहा हूं तो वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे। अगले 1 साल के लिए मैंने ये वाले काम करने हैं। तो उसमें बैरूनी अवामिल जो हैं, अगर किसी चीज की महंगाई हो रही है, किसी चीज में कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो मैं जाहिर है उसकी एडजस्टमेंट साथ करूंगा। हमारी जिंदगी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं है। आप 100 बंदे जो है ना, आपके दफ्तर में जितने लोग बैठे हैं, इन सबसे आज साथ जाते हुए पूछ के जाइएगा, क्या बताइए आपकी जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम सबको बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंटली पता नहीं है मेरी जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हमें जिंदगी को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अगर हम कर लें, तो हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव की तरफ हो जाता है,
और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें तंग नहीं करती फिर। हमें लाइफ जीने के लिए एक लाइन मिलनी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम किस लाइन पर चलकर और हमारा मकसद क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने सोशल मीडिया की भी बात की कि हमारे तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं होती, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है बिजली महंगी हो रही है या चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये हमारी ज़रूरत की अशिया हैं। एक बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर है या एक कमाने वाला है जो जॉब वाला बंदा है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है जानना कि इस वक्त कीमतें कहाँ पर जा रही हैं और उसकी जेब कितनी इजाज़त देती है। वही वजह उसके डिप्रेशन की बन जाती है। तो वो क्या लाइल्मी में रह सकता है, कि जी सकता है उससे बेहतर ज़िंदगी? बस इस सिलसिले में हम कुछ देखें ना, एक तो है कि हम इसकी वजह से इल्म हासिल करें और मजीद परेशान होना शुरू कर दें। एक यह है कि इसके लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश की जाए। इज्तिमाई कोशिश ये है कि वो लोग जिनके इख्तियार में है या जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और उन्हें इस बात पर कायल किया जाए। मेरे अकेले परेशान होने से बिजली कम तो नहीं हो जाएगी ना, लेकिन जो मेरा अपना काम यह है कि मैं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करूं। मैं 6 बल्ब की बजाय 1 बल्ब जलाना शुरू कर दूं। मैं अपने घर में कह दूं कि अगर एक एसी है तो सारे लोग भाई एक कमरे में सोएं। तो मुझे उसके लिए एडजस्टमेंट करनी चाहिए। और साथ वो जो अहले इक्तदार हैं जिनकी वजह से, देखिए मेरी आपकी वजह से तो बिजली महंगी नहीं हुई, आईपीपीज के मुआहदे हैं वो किए और आपने तो नहीं किए। तो वो जो लोग हैं उनको एहसास दिलाया जाए, उनको जो एक बिल्कुल तरीका है जिसके जरिए उनको कन्वे किया जाए। मीडिया की सारी पावर उधर लगनी चाहिए, खुद सोशल प्रेशर पावर लेने उधर की लगनी बजाय जो हुकूमत बैठी हुई है, जो इसके जिम्मेदारान हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। एक चीज़ हम जो बहुत ज़्यादा देखते हैं वो है एक दूसरे से हसद करना। उस हसद को हम किसी के पास कोई बेहतर चीज़ है तो हम हसद करने लगते हैं। जुनैद के पास कोई अच्छी गाड़ी है तो मुझे हसद होने लगेगा, किसी दोस्त के पास कोई अच्छा घर है तो मुझे हसद होने लगेगा, मैं नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर पालने लगूंगा। उस हसद को किस तरह से कम कर सकते हैं हम? बेटा, इस सवाल का जवाब भी वही है जो पहले मैंने कहा था कि अपनी जिंदगी को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बनाया जाए। अगर आपने जिंदगी में अपने बच्चों को शुरू से ही 5 साल 7 साल की उम्र तक उनके जहन में ये डाल दिया कि तुम्हारे पास अगर पैसे बहुत ज्यादा होंगे तो दुनिया में कामयाब इंसान बनोगे, तो वो जो उसका पैटर्न है उसको सारी जिंदगी हसद में रखेगा। वो तो आप धूप में खड़े होंगे तो आपका साया तो होगा। ये जो जितनी आप हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नफरत है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो शेडोज हैं। ये मेन इवेंट्स नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर फर्ज करें हमारी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ही हमने पैसा बनाया हुआ है, फिर तो जुनेद की गाड़ी क्या, जुनेद के पास पेन देखकर भी आपको लगेगा कि मेरे पास इससे कीमती पेन क्यों नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दीन से दूरी है वो कितनी वजह बन रही है इस परेशानी की, इस डिप्रेशन की, इस हसद की? क्योंकि हमारे दीन के अंदर तो तालीम भी यही दी जाती है, बताया ये जाता है कि जो आपका रिस्क है वो आपको उसी तरह तलाश करता है जिस तरह मौत तलाश करती है इंसान को, तो वो आप तक पहुँच ही जाना है अल्टीमेटली। तो इसकी तालीम कितनी ज़रूरी है? जिस तरह आप जैसे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आवाम को अवेयरनेस देने में? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात आपने की है। लेकिन देखें, एक बात बहुत ज़रूरी है। एक है कॉस्मेटिक दीन, जिसमें ना मैं दीन के रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, और दीन को ना एक, अगर आप लफ्ज़ बुरा ना मनाएं, तो एक तरह की प्री कंडीशनिंग के तौर पर फॉलो करता हूं। और एक है दीन का सही एहसास के जिसके अंदर आपको खुदा खौफी डाल दी जाए। और मैं ये इसीलिए अपनी बकिया ज़िंदगी को मैंने एक तरह से मुख्तस किया हुआ है कि किसी तरीके से मैं जो माएँ हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको ये बता सकूं कि दीन का असल इल्म या दुनिया का भी असल इल्म, पूरा का पूरा पैटर्न बच्चों के जहन में 7 साल की उम्र तक डाल दिया जाता है। 7 साल की उम्र में उसके अंदर जो ग्रोथ होती है ना, वो क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है, क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए जिसको हम दीन से दूरी कह रहे हैं, अगर आप वो ये कह रहे हैं कि लोग नमाजें नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ने लग जाएं, लोगों का हुलिया ऐसा होने लग जाए, लोग अपनी थैंक यू की बजाय जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लग जाएं, तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, कहनी चाहिए। लेकिन जो असल दीन है वो वही है जो तरबियत के ज़रिए से इंसान के मिजाज का हिस्सा बन जाता है। तो वो वाला दीन जो इंसान के मिजाज का हिस्सा बन जाता है, उस दीन को इख्तियार करने से तो आदमी इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा हो जाता है। तो वो वाला दीन अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएं, जो कि असल अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन है, फिर तो हम ये बात डिस्कस ही ना कर रहे होते। इसलिए कि ये फाइनेंशियल इश्यूज, किसके पास गाड़ी कौन सी है, किसी पास क्या, ये असली दीनदारों के इश्यूज ही नहीं है। अगर ये इश्यूज होते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया से गए हैं तो 5 दिरहम उनका बैंक बैलेंस ना होता। और ये तीनों खुलफा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अजमईन,
इनका टोटल जो एसेट था उनकी इंतकाल के बाद वो 28 दिरहम था, पाकिस्तानी 28,000 रुपए समझ लें। तो उन लोगों के तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थे। तो जिनकी आखिरत की तरफ ऑब्जेक्टिविटी होती है उनके तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपकी खूबसूरत बातों से ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी डिप्रेशन में किसी हद तक कमी ला सकेंगे, लाइफ में एक बेहतर चेंज ला सकेंगे। और ख़ासतौर पे पेरेंट्स अगर घरों से शुरू करें ये ट्रेनिंग अपने बच्चों की, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर माशरे की तश्कील मुमकिन हो सकती है।